Hello students, today's topic is syntax directed translation. Basically, syntax directed translation or SDT is the collection of grammar and semantic rules. ग्रामर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में जो भी डेफिनेशन है उसको डिफाइन करता है, जो कि हाई लेवल स्पेसिफिकेशन में होगा, और ये जितनी भी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स होते हैं उन सभी को हाइड कर देता है। ये सिर्फ हमारे पास में जो भी मेन ऑपरेशन परफॉर्म होगा सिर्फ उसी को ये रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास में जो सेमेंटिक रूल की हम बात कर रहे हैं ये ट्रांसलेशन स्कीम्स में आते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास में जो इवैल्यूएशन है वो किस ऑर्डर में होगा, और इस ऑर्डर के लिए हमारे पास में जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स होती हैं ये उसको हाइड नहीं करता है। सेमेंटिक रूल में हाइड नहीं करेंगे, बट ग्रामर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स को हाइड कर देता है। हमारे पास में जो कंसेप्चुअल व्यू है एसडीटी का वो कुछ इस टाइप से है कि हमारे पास में जो इनपुट स्ट्रिंग हम यूज़र प्रोवाइड कराएगा उसके रेस्पेक्टिव हम एक पार्स ट्री ड्रॉ करते हैं। पार्स ट्री ड्रॉ करने के लिए पार्सिंग टेक्निक्स होती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक्स, जिसको हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब इस पार्स ट्री की हेल्प से हम एक डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं। बेसिकली डिपेंडेंसी ग्राफ में क्या होता है कि हम ये शो करते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो वो किस फॉर्म में या किस वे में वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है उसको डिपेंडेंसी ग्राफ कहते हैं। पार्स ट्री की हेल्प से ही हम डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं और फिर हम उसका जो भी ऑर्डर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी हमारे पास में वैल्यूएशन ऑर्डर है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ एसडीटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हमने अभी देखा कि एसडीटी जो होता है वो ग्रामर और सिमेंटिक रूल का कलेक्शन होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। एक हमने यहाँ पे ग्रामर कंसिडर किया, जो कि हम अभी तक देखते चले आ रहे हैं कि हम एक बहुत ही सिंपल हमने ग्रामर ली हुई है। बेसिक ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसके अब रेस्पेक्टिव अभी तक हम सिर्फ इतना पोर्शन हम यूज़ करते थे जब हम पार्सिंग कर रहे थे, ठीक है। पर अब हमें क्या करना है, हमें डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना है और फिर उसका एक एवोल्यूशन ऑर्डर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेटमेंट को या किस पर्टिकुलर रूल को हम कब अप्लाई करेंगे, किस ऑर्डर में अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करने वाले हैं। उस पर्टिकुलर रूल की हेल्प से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के आगे हमने उसका सिमेंटिक मीन्स हमने उसका मीनिंग लिखा हुआ है। इस रूल का मीनिंग हमने इसके सामने लिखा हुआ है। तो ये ग्रामर हो गया और ये सिमेंटिक रूल हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई की जो वैल्यू है वो हम अपडेट करेंगे ई प्लस टी की हेल्प से। तो हमने लिख दिया ये क्या है, ये हमारे पास में एंटिटी है और ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसको हम सेपरेट करते हैं डॉट की हेल्प से। ये हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम डेटाबेस में डिस्कस करते हैं ऑलरेडी, कि हमारे पास में किसी भी एक एंटिटी के लिए उसका एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। अभी हमने सिर्फ वैल्यू ही इन सभी का एट्रीब्यूट लिया हुआ है, राइट। सो ये भी ई डॉट वैल्यू है। वैल्यू क्या शो कर रहा है कि ये एक एट्रीब्यूट है इस ई के अंडर में, ठीक है। वही सब यहाँ पे हो रहा है। अभी यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू अगर होगी तो इसमें स्टोर हो जाएगी। और इस प्रोडक्शन रूल का क्या मीनिंग है कि ये सिंपली वैल्यू को असाइन कर रहा है। ये प्रोडक्शन रूल क्या कर रहा है, इस प्रोडक्शन रूल में हम देख रहे हैं कि टी में जो वैल्यू आ रही है वो टी की एक वैल्यू और एफ की वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन को हम सेव कर रहे हैं। फिर हम इस प्रोडक्शन में मीनिंग हमारा क्या है, और लास्ट प्रोडक्शन का मीनिंग है कि हमारे पास में जितनी भी लेक्सिकल वैल्यूज़ है, लेक्स वैल्यूज़ मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू हमने ली थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 + 3 × 4 यहाँ पे लिखा, तो जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर विल कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग, दिस इनपुट स्ट्रिंग इनटू द फॉर्मेट ऑफ ID + ID × ID। अब ये ID किसको रेफर कर रहा है, ये एक लेक्स वैल्यू को रेफर कर रहा है जो कि 6 है। ये ID किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी लेक्स वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, राइट। तो आप मीनिंग समझ गए, L for लेक्स, और वैल्यू मीन्स जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे ली हुई है, मीन्स हमारे पास में जो भी इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे डिजिट भी लिख सकते हैं, लेक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं, एल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एल वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको डिजिट भी लिख सकते हैं, इसको हम ठीक है यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, राइट। सो हमने अब इसका एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल में क्या करेंगे,
हम यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि ये इनफॉर्मल नोटेशंस है इसकी, हम सारी मीन्स ग्रामर के साथ में अगर हमने उसके इनफॉर्मल नोटेशंस को भी यूज़ किया तो वो हमारा SDT हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास में इस स्ट्रिंग को अगर हमें इस स्ट्रिंग के रेस्पेक्टिव पार्स ट्री ड्रॉ करना है तो मालूम है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट प्रोडक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में एडिशन आ रहा है। तो हम यहाँ पे E+T लेंगे, बिकॉज ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल क्या है, E है, तो हमें E से ही स्टार्ट करना है। सो वेरी ऑब्वियस वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन वेरी फर्स्ट एंड देन थ्रू दिस T वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई। ओके, तो हमने यहाँ पे वही सेम प्रोसेस किया और हमने एक पार्स ट्री अपना ड्रॉ किया। लेकिन उस पार्स ट्री में वो पार्स ट्री हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, E+T और फिर हम E के लिए T पे जाएंगे, T से फिर F और फिर हमारे पास में जो भी नंबर है वो आ जाएगा। लेकिन ये T फिर से हमारे पास में एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया हुआ है। फिर F के हेल्प से डायरेक्टली हम अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने अभी तक यही पार्स ट्री डिस्कस किया था, ये हमारे पास में पार्स ट्री था। हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें यहाँ पे अब डिपेंडेंसी देखी कि इसकी ये क्या, ये हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं अभी? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिपेंडेंट है इन 3 वैल्यूज़ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया, तो हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास में रिडक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो हम नेक्स्ट आगे गए और ऐसे ही हमने, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास में हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं अभी, क्योंकि रिडक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है। किस प्रोडक्शन रूल की हेल्प से हो रहा है? ये वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करके हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहा है। इस प्रोडक्शन रूल का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे थी वो हम F वैल्यू में असाइन कर देंगे, और हमें मालूम है नम की, इस नम की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये 6 वाली वैल्यू अब कहाँ पे असाइन हो गई? F डॉट वैल्यू में असाइन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही फिर हम करेंगे यहाँ से, फिर हम अब ऊपर चलेंगे तो ये फिर से रिडक्शन हो रहा है। कब तक करेंगे? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए और ये अभी तक डिपेंडेंट है बाकी सभी पे। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आए तो फिर हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है भाई। F जो है कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो गया, अब T में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रूल कौन सा लगा? ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा। इस प्रोडक्शन रूल का सिमेंटिक मीनिंग क्या है कि ये ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसमें वैल्यू को सिंपली असाइन कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, अब इसकी वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे भी वैल्यू 6 हो गई और इसकी हेल्प से यहाँ पे भी 6 आ गया। नेक्स्ट, अब ये फिर से रिडक्शन परफॉर्म होगा तो यहाँ पे भी वही सेम ये वाला रूल आएगा, इसमें भी वैल्यू असाइन हो रही है तो सीधी सीधी वैल्यू असाइन हो गई। यहाँ पे पहुँचे तो E को E में कहीं पर भी हमें ऐसा कोई प्रोडक्शन रूल नहीं मिल रहा जो E को E में रिड्यूस कर रहा हो। ठीक है, तो मतलब कि अभी भी हमारे पास में डिपेंडेंसी है। तो जब हमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया तो देखा कि क्या E+E कोई प्रोडक्शन रूल है? नहीं है, तो ये भी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो वापस अब हमने ट्रेवर्सिंग की, नीचे आए यहाँ से, फिर अब ये रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है तो सेम प्रोसेस हम यहाँ तक करेंगे। फिर हमने देखा कि क्या T मल्टीप्लाई T कोई हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्शन है? नहीं है, तो अभी भी इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर हमने वही सेम प्रोसेस किया, यील्डिंग प्रोसेस, और अब यहाँ से नंबर की वैल्यू फिर F वैल्यू में असाइन हो गई और F वैल्यू से फिर यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसको हमने ट्रेवर्स करते हुए जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये T जो है वो रिड्यूस हो रहा है। किसकी हेल्प से? T इंटू F की हेल्प से। T इंटू F का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके T वैल्यू पे असाइन कर दें। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास में? इसकी 3 है, इसकी 4 है, मल्टीप्लाई किया हमने और असाइन कर दिया T डॉट वैल्यू को, तो ये हो गया 12। अब फिर हम इसके बाद ऊपर गए, यहाँ पे हमने ये देखा कि ये भी रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस किसकी हेल्प से हो रहा है? E+T की हेल्प से। तो E+T वाला जो प्रोडक्शन रूल है वो क्या कह रहा था? उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग है कि वो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करे और जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है उसमें स्टोर कर दे। तो ये 6 था, ये 12 था, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। देखिए, ये हमारे पास में फिर आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास में ये इनपुट स्ट्रिंग होती है तो हम इस ट्री की हेल्प से, पार्स ट्री की हेल्प से पहले इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे, फिर इनकी वैल्यूज़ को असाइन करेंगे,
और वैल्यूज़ को असाइन करने के बाद में सिमेंटिक रूल्स की हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास में जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा। अगर हमारे पास में वैल्यू सही नहीं आती है, मीन्स अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं आता है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास में सिमेंटिकली वेरीफाइड नहीं होगा। अदरवाइज क्या हो गया, पार्स ट्री जो है वो सिमेंटिकली वेरीफाइड हो गया कि हमारे पास में जो डेटा आ रहा था वो सेम वे में रिसीव भी हो रहा है और जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास में आंसर भी करेक्ट आ रहा है। ओके, थैंक यू।